अब दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को पहले तिहाड़ जेल भेजा जाता है और उसी के अगले दिन, जस्ट उसी के अगले दिन अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी के सांसद, आप यानी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को उसी तिहाड़ से जमानत दे दी जाती है। मतलब पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा जाता है और उसी के अगले दिन आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े ही संयोग की बात है, लेकिन दोस्तों क्या सच में ये संयोग लगता है? क्योंकि इतना बिल्कुल प्लान्ड तरीके से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजना, अगले ही दिन संजय सिंह की जमानत होना, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक प्री प्लान्ड रणनीति है? कि जिस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक बड़े स्तर पे विरोध हो रहा था सरकार का। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही कई लोगों के, और ऊपर से जब से उन्हें तिहाड़ भेजा गया है, एक बड़े लेवल पे मोदी सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस विरोध को थोड़ा सा नरम करने के लिए, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कह सकते हैं जिस हिसाब से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा सा जो है हल्का करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि संजय सिंह की जमानत क्या पता इसी डैमेज कंट्रोल के लिए की गई हो? दरअसल दोस्तों, जब इस तरीके से तमाम गतिविधियां हमारे सामने होती हैं, तो ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी किस तरीके से कार्रवाई हो रही कि भाई अरविंद केजरीवाल के ही अगले दिन संजय सिंह को जमानत दे दी जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी सीबीआई एक समय पे दावा किया करते थे कि संजय सिंह पे बड़े गंभीर आरोप है, पीएमएलए एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लीजिए, संजय सिंह पिछले साल अक्टूबर में जेल भेजे गए थे और करीब 6 महीने तक ये जांच चली, शराब नीति घोटाले की ये जांच चली और लास्ट में संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आपकी स्क्रीन पर थर्ड और फोर्थ पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है। 2 करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है। पॉइंट नंबर 4, संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में 3 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, कोर्ट में करीब 2 बजे सुनवाई शुरू होती है। ईडी ने कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या संजय सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत थे जो 6 महीने उन्हें जेल में डाला गया? बल्कि अगर उल्टा हम बीजेपी में ही देखें, तमाम जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, उनपे तो कथित भ्रष्टाचार के आरोप प्रूफ किए गए हैं उनपे, उसके बाद भी क्या आज वो जेल में है? क्या उन्हें जेल में डाला गया? एक व्यक्ति जिसे लेकर कोई सबूत नहीं मिले भ्रष्टाचार के, वो 6 महीने से जेल में सड़ रहा है और वहीं आपकी ही पार्टी के कथित आपके नेता भ्रष्टाचार के आरोपों, बिल्कुल मोहर लगी है कि हाँ इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन फिर भी ये छुट्टा आपकी पार्टी में मजे उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसी शराब नीति घोटाले की बात करें जिसमें अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया है, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ किस बिना पे भेजा गया है, किस गवाह के आधार पे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया है? शरद रेड्डी, दोस्तों वही शरद चंद्र रेड्डी जो सरकारी गवाह बने हुए थे, इन्हीं की गवाही के आधार पे अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, तिहाड़ भेजा गया है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब ये शरद चंद्र रेड्डी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब क्या शक पैदा नहीं होगा? मैं तमाम उन अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ जो बीजेपी की अंधभक्ति में लगे हुए हैं। पहली बात तो इस व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाया जाता है। इसे लेके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये एक जानकारी कि 11 नवंबर 2022 को ईडी ने औरोबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। पहले ये महाराज भी शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। फिर 15 तारीख को 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद औरोबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ का चुनावी बॉन्ड दिया। क्रोनोलॉजी समझिएगा। उसके बाद यही शरद रेड्डी बेल पाकर कथित शराब घोटाले में फिर सरकारी गवाह बन जाते हैं। मतलब जिनके पहले से ही आरोप सिद्ध थे, अब वो ही सरकारी गवाह बन गए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे किस पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं?
उसके बाद दोस्तों बेल पर आने के बाद फिर इसी शरद रेड्डी ने 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड एक बार फिर से बीजेपी को दिया। मतलब दो दो बार चुनावी बॉन्ड दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि अब इसी सरकारी गवाह के आधार पे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया है। क्या ये कहीं से भी कोई लोकतांत्रिक गतिविधि लग रही है? अब यही शरद रेड्डी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ईडी सीबीआई की जांच अब निष्पक्ष रह गई है? इसीलिए जब दोस्तों ये कहा जाता है कि तमाम ईडी सीबीआई आईटी तमाम ये मोदी सरकार के हाथ की कठपुतलियां बन के रह गई हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब दोस्तों मैं उन तमाम अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को तो आपने शराब घोटाले में तिहाड़ भेज दिया, लेकिन उस शरद चंद्र रेड्डी से पूछताछ क्यों नहीं जिसका शराब घोटाले में पिछले ही साल नाम आया था? इसी शराब घोटाले में जिसमें अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है, शरद चंद्र रेड्डी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका भी जवाब दे देती हूं मैं दोस्तों, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी ने जैसे ही ईडी के छापे पड़ते हैं शरद चंद्र रेड्डी पर, शराब घोटाले को लेकर जैसे ही शरद चंद्र रेड्डी पर शिकंजा कसा जाता है, उसी के कुछ दिन बाद शरद रेड्डी करीब करीब 50 करोड़ का चुनावी चंदा बीजेपी को दे देता है और उसके तमाम आरोप धुल जाते हैं और वो इस शराब घोटाले से बिल्कुल साफ हो जाता है, उसका कहीं नाम ही नहीं आता है। और उसके बाद फिर मोदी जी कहते हैं कि भाई हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर भी खेल गए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगर मोदी की ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ना होती तो आज आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा ही नहीं मिल पाता। और ये जो डेटा आज आप लोगों को मिला है, जो लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर इतना उछल रहे हैं, एक दिन उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों इमोशनल ब्लैकमेल किया गया जब किसान आंदोलन हुआ था, जब वो 3 काले कानून मोदी जी ने वापस लिए थे। उस वक्त भी मोदी जी ने क्या कहा था कि हो सकता है कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, जो मैं अपने किसान भाइयों को उन 3 काले कानून की महत्वता नहीं समझा पाया। और कुल मिला के उन्होंने पूरा जो आमा गामा है वो किसानों पर ही डाल दिया कि किसानों की ये गलती जो वो मोदी जी को समझ नहीं पाए। मोदी जी तो बड़ी भलाई करना चाह रहे थे। और अब भी उन्होंने यही बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है तो बहुत अच्छी, कुछ कमियां हैं, सुधार की जाएगी, लेकिन जो लोग इस डेटा को लेके बड़ा उछल है उन्हें एक दिन पछतावा होगा। अब आप मुझे बताइए कि ठीक है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू की, उससे ये पता चला कि भाई कितना पैसा किस पार्टी ने या किस कंपनी ने किसे दिया है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि ये तमाम जो बातें हैं पीएम मोदी एक इंटरव्यू में पूछते हैं। साउथ के एक यूट्यूब चैनल को वो इंटरव्यू में ये सारी बातें कहते हैं। मैं पत्रकार से ये चीज पूछना चाहती हूँ कि जो आपसे आगे ये सवाल नहीं किया गया कि जिस भ्रष्टाचार को, कथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू की थी, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का अगर डेटा आपके सामने आया हो, अगर आपने वो डेटा पढ़ा हो, तो तमाम एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की, उन फ्रॉडस्टर कंपनी की जिसपे ऑलरेडी ईडी सीबीआई के छापे थे, ऑलरेडी ईडी सीबीआई की जांचें चल रही थी। तो आपने ऐसी भ्रष्टाचार से लिप्त कंपनियों से आखिर चुनावी बॉन्ड क्यों खरीद, मतलब आखिर आपने ये चुनावी चंदा क्यों लिया? ठीक है, उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा, आप तो बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी देते, तो आपने इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने इन कंपनियों से चंदा क्यों लिया? दोस्तों ये वो स्पीच है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर एक नया जुमला फेंकते हैं और अंधभक्त उसे बड़े ही तेजी से कैच कर लेते हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। मैं इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा है कि क्या आपने अपनी पार्टियों में झांक कर देखा है कि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई मैं भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए ये सब कर रहा हूं, आपको अपनी पार्टी के ये भ्रष्टाचारी नहीं दिखते हैं? फिर आप कहते हैं कि भाई विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाना चाह रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती, क्योंकि ये तो वो भ्रष्टाचारी है जिन पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
वही संजय सिंह, जिनको अपने जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल में रख रखा था, उन पर तो कोई आरोप ही सिद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो 6 महीने जेल की हवा काट के आए। उसके बाद दोस्तों मोदी जी कहते कि भाई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत मतलब अच्छी थी, कुछ कमी रहती है, इस योजना में भी कुछ कमी रह गई होगी, इन तमाम कमियों को दूर किया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन लोग जो इस आज इलेक्टोरल बॉन्ड को गाली दे रहे हैं वो एक दिन पछताएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था, एसबीआई ने गलत बता दिया था, यहां तक कि दोस्तों चुनाव आयोग ने भी ये कहा था कि ये चुनावी बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की ये स्कीम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी। यहां तक कि आरबीआई ने भी ये कहा था कि ये ब्लैक मनी को सपोर्ट करने वाली योजना है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। लेकिन फिर भी वही मोदी जी की स्कीम है तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होगा ही। अब दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर मोदी ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम नहीं लाता तो आपको चुनावी चंदा का डेटा ही नहीं पता पड़ता। ये तो मोदी की स्कीम है जिसकी वजह से आपको ये पूरा डेटा आज पता चला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो आज हम लोगों के सामने आया है, ये मोदी जी की वजह से नहीं आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है। क्योंकि ये तो वो बीजेपी थी जिसने एसबीआई को इतना दबाव में रख रखा था कि एसबीआई ने खुद ने 3-3 महीने का समय मांगा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से तमाम जानकारी मांगी थी। फिर जब कायदे से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ एसबीआई को मिली, तब एसबीआई ने महज 1-2 दिन में ही पूरा का पूरा डेटा जो है चुनाव आयोग को दे दिया। वरना बीजेपी ने तो पूरा प्रेशर बना के रख रखा था कि तुम्हें कोई डेटा ही नहीं फर्निश करना है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आज मोदी जी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, ये वही मोदी सरकार है जिसने एड़ी चोटी तक का दम लगा दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी जनता के बीच में ना आए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नाक में दम कर रखा था, इस वजह से ये जानकारी हमारे सामने आई है। वरना सरकार की तरफ से एसबीआई को भी रोका गया, एसबीआई ने भी आनाकानी की जानकारी देने में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वो मोदी जी की स्कीम थी जिसकी वजह से हमारे देश के प्रख्यात बैंक एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी थी। और उसके बाद मोदी जी ये जो है गारंटी देते कि भाई हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली, मोदी जी को चुनावी चंदा देने वाली, ये तो तमाम वो कंपनियां हैं जिन पे पहले से ही ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। आपकी पार्टी के खुद इतने सारे नेताओं पे भ्रष्टाचारी के आरोप सिद्ध हैं, फिर भी उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं विपक्ष के लोगों को जबरदस्ती जेल में भेज दिया जाता है। तमाम इस तरीके की जो दोस्तों बातें हो रही हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के एक मजबूत नेता माने जाते हैं, उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया है। पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही एक तरफा किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।